ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद से वसतुल्लाह ख़ान। पिछले जो कई दिनों से जो वाक़यात रहे हैं उसमें लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि बताएं आगे क्या होने जा रहा है। हम एक दूसरे से पूछते हैं, कभी तज्ज़िया नगारों से पूछते हैं, लेकिन आज एक पेशरफ्त हुई है जिससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और वो ये है कि आज GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एलामिया सामने आया। उसमें बहुत ही वाज़े अल्फाज में एक रोड मैप बता दिया गया है कि आगे क्या होगा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई। कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए आर्मी चीफ़ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद ख़बरों और प्रोपेगेंडा की जो कोशिशें कर रहे हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ़ ने मज़ीद कहा कि बिगाड़ पैदा करने और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जाली इल्ज़ामात के पीछे छुपने की कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि जो हुआ उनके नाकाबिले फरामोश शवाहिद मौजूद हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। इस एलामिया में एक और ख़ास बात ये की गई कि अब वक्त आ गया है कि ये जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके मंसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि कानून के ये भी कहा गया कि शुहदा की यादगारों और फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जो गुस्सा है अस्करी क़यादत में वो साफ इसमें छलक रहा है इस एलामिया में, और काफ़ी क्लैरिटी आ गई है कि अब क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको ना मिल सकती है, ना आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो जवाब मिलता है वो फिर बहुत भारी होता है। और इस तरह के इतने सख्त अल्फाज मैंने तो शायद कई दिहाइयों से नहीं शायद सुन पड़े होंगे, या अगर कभी भी पढ़े हों इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें भी हुई हैं जो मेरा ख्याल है कि इस ओवरऑल पिक्चर में हमें नोट करनी चाहिए। और वो एक तो ये है कि एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर, जिनको पिछले रोज़ कत्ल किया गया था क्वेटा में, उनके बेटे की कंप्लेंट पर PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कत्ल और दहशतगर्दी का केस रजिस्टर हो गया है बलूचिस्तान में। इससे मुझे पता नहीं क्यों अहमद ख़ान कसूरी की याद आती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहरहाल। अच्छा, एक और जो पेशरफ्त हुई है, जैसे सबको पता है, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सियासत में, और वो है कि एक नई जमात अभी मंजर आम पे अभी फील्ड में आने वाली है, और वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनको साबिक जहांगीर तरीन ग्रुप भी कहा जा सकता है, अब वो ऑफिशियल बन रहे हैं। और आज की अगर आप देखें ये जो तस्वीर चल रही हैं, अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब, और आप देख सकते हैं कि इनकी काफ़ी और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम। फिरदौस आशिक अवान भी पीछे बैठी हुई हैं, और भी नाम मेरा ख्याल आ रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इनको देखें, लेकिन आप देखें कितना जोश और जज्बा नजर आ रहा है। नहीं, जोश और जज्बा, और कितनी खुशी है इनके चेहरों पर। मतलब बिल्कुल उतनी जैसे आप किसी अजीज के सोयम पर जब जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी ही लुक होती है आपकी। तो ये चीजें हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि बाज़ाब्ता ऐलान कल होगा 5 बजे, तो मज़ीद तफसीलात इसकी आएंगी। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि ये जो आज ISPR का एलामिया आया है, उससे अब वाज़े हो गया है कि मामलात आगे कैसे जाएंगे, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाया जाएगा। एक जो आखिरी बात है ना इसमें, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो आपने बात की ना प्लानर्स और मास्टरमाइंड्स की, उसके एकदम बाद ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी हल्के ने रुकावटें डालने की कोशिश की, या इनमिकल फोर्सेस को, पता नहीं हम उर्दू में क्या कहते हैं, दुश्मन अनासिर को से हमें निपटाने से किसी ने रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ भी हम आईनी हाथों के आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये हाथ नहीं है ठाकुर, ये फांसी का फंदा है। मेरा ख्याल इसके बाद फिर हम सीधे ही चलते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा। तासुर ये मिल रहा था कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हो रहा है मुल्क में, उसका कुछ साया सुप्रीम कोर्ट पे भी पड़ेगा। और बज़ाहिर ऐसे दिखा भी कि हमारे जो फाजिल जजेस हैं उन्होंने एक कदम पीछे भी लिया था, लेकिन आज की जो समाअत हुई उसमें फिर लगता है कि 2 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो पंजाब इंतखाबात केस था और ये जो रिव्यू एक्ट है, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अब एक साथ सुनी जाएंगी। अगले हफ्ते से इसकी रोज़ाना समाअत होगी।
आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं इमरान वसीम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज हमने ये भी देखा कि वहाँ पे अली ज़फ़र साहब जो हैं, हालांकि उनको वो ज़रूरी नहीं था उनको बुलाना, लेकिन उनको बुला के काफ़ी देर तक सुना इस 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी क़यादत कर रहे हैं उमर अत्ता बंदयाल साहब, साथ में जस्टिस एजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर भी थे। वहाँ पे आज आपने जो कुछ देखा उससे क्या इशारे मिलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अब मामला को किस तरफ लेके जाना चाह रही है? देखें, आपने एक ही सांस में को 3-4 चीजें मुझसे पूछी हैं, मैं मुख्तसर उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि एक तासुर मिल रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैक फुट पे चली गई है, ये तासुर जरूर मिल रहा था, लेकिन इसमें जो चीज देखने की है कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ जिसका आपने भी जिक्र किया, गलबन कोई चंद दिन पहले यही हमारे चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने कमरे अदालत में बैठ के ये बयान दिया था, मकसद ये थे कि 9 मई के वाकये का अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो हमारी अदलिया का हुआ है। और उसके उन्होंने जस्टिफिकेशन ये पेश किया था कि जब से 9 मई का वाकया हुआ है, जो तनकीद का टारगेट था सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो तनकीद काफी ज्यादा कम हो गई है। तो अदलिया तो महसूस करती है कि 9 मई के वाकये का उन्हें फायदा हुआ है। वो अलग बात है कि फौज उस पर जो सहूलतकार है, जो मनसूबा साज हैं या जो करैक्टर हैं, उस पर वो क्या कह रहे हैं कि किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। यहाँ तक जो चीज नजर आ रही है कि ये जो कुछ हुआ है, ये जो मुख्तलिफ कानून बने हैं जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, एक पहले चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से बनाया गया, दूसरा कानून बनाया गया रिव्यू जुरिस्डिक्शन के हवाले से। गालिबन चीफ साहब और उनके साथ जो उनके जजेस हैं, जिनके साथ उनकी जो है वो एक जो कॉमन चीज है वो सोच पाई जाती है, तो वो ये समझते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये अदलिया के काम में मदाखलत है। अब वो अलग बहस है कि मदाखलत है नहीं है। अब जो दूसरी आपने बात की कि अली ज़फ़र साहब को नोटिस नहीं था, अली ज़फ़र साहब को नोटिस था, लेकिन इस केस में नहीं था जिसमें उन्होंने आके आज आर्गूमेंट किए। उन्हें नोटिस था पंजाब वाले केस में, जो पंजाब का इंतखाबात का 14 मई का फैसला है, उसमें उन्हें नोटिस था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो दरखास्तें जो आज ज़ेरे समात आई, ज़ेरे बहस आई, इसमें जो पहली दरखास्त है, बड़ा दिलचस्प उसका पस मंजर है कि वो दरखास्त उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जब उस कानून का जन्म नहीं हुआ था। अब वो कानून जिस पे सदर साहब ने दस्तखत किए वो 26 मई को किए, और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश किया गया 29 तारीख थी। अब आप सोचें कि ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में कब दायर की गई होगी। ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को दायर की गई, यानी सदर साहब के दस्तखत करने से 24 रोज पहले ये दरखास्त दायर की जा चुकी थी। और दरखास्त गुजारी ये समझता था कि सदर साहब 24 दिन के बाद इस बिल पे दस्तखत कर देंगे, ये कानून बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मेरी भी दरखास्त टेकअप हो जाएगी और फिर नोटिस जारी हो जाएंगे। उससे 24 दिन पहले भी पता था। और फिर जो अली ज़फ़र साहब थे वो आज तैयारी करके आए थे, और उनके जो साथ जो दरखास्त गुजार थे जिन्होंने दलाइल देने थे, उन्हें शायद ये भी इल्म था कि आज अली ज़फ़र साहब बड़ी बेहतरीन तैयारी करके आएंगे और वो एक गैर मुतलका मुकदमे में जो दलाइल देंगे, क्योंकि वो तो इस केस में भी फरीक नहीं बने जो दूसरा कानून हुकूमत ने बनाया है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का नाम दिया गया है। उसमें दलाइल तो आज अली ज़फ़र साहब ने दिए, और जो दरखास्त गुजारों ने दलाइल देने थे उन्होंने नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो अली ज़फ़र साहब के दलाइल जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और तीसरी जो अहम बात आपको बता दें कि जो पिटिशन थी, बज़ाहिर ऐसा लगता है जो हम तासुर ले सकते हैं कि वो इतनी बेहतरीन ड्राफ्ट करदा थी कि जज साहबान कमरा अदालत में आकर बैठने से पहले ही अपना माइंड मेकअप करके आए थे कि हमें नोटिस जारी करने हैं। और बैठते ही चीफ साहब ने कह दिया था, अटॉर्नी जनरल साहब भी रोस्टम पे थे, अली ज़फ़र साहब भी आ गए थे, और अली ज़फ़र साहब को बताया, चीफ साहब ने 2 बातें बताई कि कुछ नई दरखास्तें आ गई हैं और एक नया कानून भी आ गया है, हम उस पर नोटिस जारी करने लगे हैं। यानी अली ज़फ़र साहब के दलाइल से पहले ही कोई और के आर्गुमेंट से पहले चीफ साहब ने कह दिया था कि कानून के खिलाफ आई दरखास्तों पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ सब कुछ। तो जिस तरह आपने बताया, ये हम देखें, आप तो इसको बहुत करीब से देख रहे होते हैं, आप कोर्ट रूम में होते हैं, हम तो इसको दूर से देख रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान भी। ये अब हमें बार बार सुनने को मिला है हालिया महीनों में, जैसा बेंच वैसा फैसला, जहन बना के जजेस आ रहे हैं। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रिव्यू एक्ट है जो अभी नाफिजुल अमल है, और उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप मेरी तस्दीक करें, कि लार्जर बेंच जो है वो उसको कंसिडर करेगा। तो आज जो था, ये तो वही 3 रुकनी बेंच था जो हम बार बार देखते हैं, और उसकी एक सोच है, आज वो उसको देख रहा था।
ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब एक कानून बन जाता है, इन्फोर्स भी हो जाता है, क्योंकि सदर साहब के दस्तखत होने के बाद ये कानून बन चुका है। अब इस कानून का सेक्शन 2 ये कहता है कि रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो पहले बेंच था जिसने असल फैसला दिया होगा, उस पर लार्जर बेंच बनेगा। तो उस कानून के मुताबिक और जज साहबान के अपने हलफ के मुताबिक कि वो आइन की पासदारी करेंगे, आइन को मानेंगे, कानून की ताबेदारी करेंगे, तो आज तो लार्जर बेंच बनना चाहिए था। लेकिन आज लार्जर बेंच ना बनना, इसका क्या इशारा है कि जो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है, बजाय तो ये सवाल पैदा होता है कि जज साहबान उस कानून को नहीं मान रहे। और वो जो दरखास्तें, एक तो प्री मैच्योर दरखास्त आई, प्री मैच्योर कानून के खिलाफ वो टेकअप हो गई। उस पर आज कोई बात ही नहीं की गई कि ये दरखास्त आपने तब दायर की जब कानून बना नहीं था, और आपने अपनी दरखास्त में कानून बनने से पहले ही लिख दिया कि कानून बन चुका है। उसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि मुजवजा कानून के खिलाफ मैं एप्लीकेशन दायर कर रहा हूँ। तो होना तो यही चाहिए था कि आज लार्जर बेंच होता, आज भी लार्जर बेंच नहीं था, और अगली तारीख पे क्या लार्जर बेंच बनेगा नहीं बनेगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ये कह चुके हैं कुछ साथी के साथ गुफ्तगू करते हुए कि अगर 13 जून को जो आइंदा की तारीख है, अगर लार्जर बेंच ना बना तो फिर हुकूमत इस अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेगी। और उन्होंने कहा कि मैं भी अदालत की मामलत नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना भाई साहब के हुकूमत यानी पार्लियामेंट, आप जो भी कहना चाहें, वो अदालती फैसलों को नहीं मानना चाह रही, जैसे वो इलेक्शन 14 मई वाला, और अदालत पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को नहीं मानना चाह रही। तो बड़ी मज़ेदार कन्फ्रंटेशन, टिट फॉर टैट, या जो भी आप इसे कहना चाहें, है। और जो आयरन हैंड्स हैं वो किन की तरफ हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी वाज़ेह है। तो हम देखेंगे कैसे उठेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो उठेगा। तो इमरान, क्या मैं ये फिर सही समझ रहा हूँ कि हमें जो तासुर मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मामला को आगे लेके चल रही है, कि एक और बात भी चीफ जस्टिस साहब ने कही कि जी 14 मई का जो फैसला है वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो वो उन्होंने वो डट गए हैं एक पोजीशन पे आके, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि वो बंद गली में आ गए हैं, वो भी कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे निकलने का, लेकिन नाउ इट लुक्स लाइक वो दे आर डिगिंग इन डीपर। देखिए, जो 14 मई वाली बात चीफ साहब ने की थी वो इस तनाजुर में की गई थी कि अब 14 मई को तो हम वापस नहीं जा सकते, जो वक्त है वो गुजर चुका है, 14 मई से आगे जा चुका है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला तो 14 मई का है। तो वो ये कह रहे थे कि हमारा जो फैसला है वो तारीख का हिस्सा बन गया है। वैसे जो 14 मई का फैसला, इस पे जो रिमार्क्स आते हैं अदालत में कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद कराएंगे, या इस किस्म के रिमार्क्स से तासुर मिलता है कि जज साहबान डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो राहदारियां हैं उसमें जो वकला मुख्तलिफ कमरों में बैठे होते हैं, बाहर में बैठे होते हैं, ये हमारे साथ साफी बैठे होते हैं, वो भी इस बात को बड़ा महसूस करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं कि चीफ साहब जो हैं 14 मई के फैसले पे डटे हुए हैं कि हम 14 मई के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन फिर जब आप एक दूसरे के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, सवाल करते हैं कि 14 मई तो गुजर चुका है, 14 मई को कैसे आप इलेक्शन करवाएंगे, पोलिंग कराएंगे, तो वो उस पर हंस पड़ते हैं कि यही तो चीफ साहब का कमाल है कि कहते हैं कि 14 मई का फैसला हमारा मौजूद है, हम उस पर डटे हुए हैं, और उस फैसले को हम जो है वो मतलब उससे पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार ये सूरत हाल है, गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली से तो हम बहुत आगे निकल गए, कोई नए अल्फाज हमें इजाद करने पड़ेंगे, या शायद बहुत पुराने अल्फाज दोबारा अपनाने पड़ेंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो बजट की आमद है, लोग परेशान हैं, बजट जो है वो पॉपुलिस्ट होगा, अवामी होगा, या फिस्कल डिसिप्लिन की बात होगी। हमारे साथ दो ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे बात करेंगे ताकि इस मामले को हम भी समझ सकें, आप तक पहुँचा सकें। वेलकम बैक। जुमे के रोज़ बजट पेश होना है, और सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस साल इलेक्शंस भी होनी है, और ज़ाहिर है कि पता किसी को नहीं है, ख़ास तौर पे मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता, हमारे से मत पूछें। और लेकिन अगर हम तारीख को देखें तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो बजट इलेक्शन के साल में पेश किया जाता है उसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट बजट, मतलब कि अवाम दोस्त बजट जिसे कहते हैं ना, पीपल फ्रेंडली बजट, बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और ज़ाहिर है कि इसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि आपने लोगों को खुश करना होता है ताकि लोग आपकी तरफ आएँ, ताकि लोग आपको वोट दें। वो ज़ाहिर है कि कंडीशन होती है कि अगर इलेक्शंस कदरन
फ्री और फेयर होने जा रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। आज हम बात करेंगे कि आने वाले बजट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन हुकूमत तो चाहेगी कि मैक्सिमम रिलीफ दी जाए लोगों को। आगे मिनी बजट में हम इसको फिट कर लेंगे, लेकिन जो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो सूरत हाल हैं वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि IMF के साथ हमारा क्या चल रहा है, तो क्या ये मुमकिन भी होगा, क्या हमें कितनी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ बजट के बाद और फिर उसके बाद। इस पर हमें बात करने के लिए हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सफ़िया आफ्ताब साहिबा, रिसर्चर एंड पॉलिसी एनालिस्ट, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर खाकान नजीब। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सफ़िया साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है कि एक नीम पॉपुलिस्ट बजट पेश करने की कोशिश की जाएगी, या हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की इस तरह की सिचुएशन है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा? मेरे ख्याल से कोशिश तो पूरी होगी जी। 38% तो इन्फ्लेशन है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि जी सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ें, लोगों को रिलीफ मिले इन द सेंस के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में शायद कुछ और पैसे डाले जाएं, इस तरह की चीज़ें। आई थिंक सब्सिडीज़ कुछ एरियाज़ में दी जाएं। शायद गवर्नमेंट ये करना तो चाहेगी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से एक्चुअली पुटिंग दिस इनटू इम्प्लीमेंटेशन विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। एक ये बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ऑल्दो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि, या कम से कम मेरे नज़र में नहीं आया कि IMF को इस बजट का ड्राफ्ट दिखाया जाएगा पहले या उनकी अप्रूवल ली जाएगी। ऑफिशियली तो ये बात नहीं कहेगी, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उससे ये लग रहा है कि कोशिश पूरी होगी कि ये जो बजट है ये IMF के तकाज़ों के मुताबिक हो जी, या कम से कम उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, या कम से कम वायलेट ना करे, ताकि 30 जून से पहले 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो सके और कोई ना कोई पैसे मिल सके। तो गिवन दैट कंस्ट्रेंट मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स या ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स इस बजट में हों। ऑल्दो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट चाहेगी तो कि हों, क्योंकि एज यू सेड इलेक्शन ईयर है। तो डॉक्टर खाकान हमारे साथ हैं, उनकी नज़र होती है IMF के साथ मामला पे। डॉक्टर साहब, क्या जैसे कह रही हैं सफ़िया, आपको लग रहा है कि अभी भी मुमकिन है IMF के साथ डील? और वहाँ से हम ये सवाल आपसे पूछते हैं, मुझे पता है, लेकिन एक बार फिर डॉक्टर साहब। श्योर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने जब भी ये सवाल पूछा, आई हैव कैटेगोरिकली सेड ये दोनों प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम 13-16 का तो मैंने कंप्लीट किया है। ये प्रोग्राम भी जब साइन हो रहा था तो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, सिर्फ अगर मैं आपको जून के फिगर्स बताऊं, $3.7 अरब की पेमेंट करनी है, उसमें से $2.3 अरब चाइना कुछ रीरोल कर भी दे, तब भी हमारे रिजर्व पे प्रेशर जो है वो रहेगा। So we have no choice but in the international architecture stick with the IMF. And आज आप देखें तो the government is really serious. And I know every evening there is a conversation with the Washington folks. The Prime Minister has called the MD. So just look at the seriousness now that they have shown. हाँ, उर्दू में ताकि लोग समझ सकें। जी, सो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, कि गवर्नमेंट खुद अब कितना ये एफर्ट कर रही है। एफर्ट इन द सेंस कि आप वो एंगेज कर रही है प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पर मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। सो आई थिंक एक कोशिश है, देर बहुत हो गई है एक्चुअली। 30 जून को ये प्रोग्राम खत्म होता है, ये 4 साल हो गए हैं, इसको एक्सटेंड करना डिफिकल्ट लग रहा है। मे बी 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाए, उसके बगैर एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर मेरे ख्याल में गुजरेगा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के रिजर्व पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि उस वक्त या तो फिर चाइना पैसे दे दे, सऊदी अरेबिया पैसे दे दे। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट करता है। मतलब आप कह रहे हैं अभी भी पॉसिबिलिटी है, जैसे PM ने कहा है कि मैं पूरा उम्मीद हूं, तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि एंड ऑफ जून से पहले कुछ हो जाए, रिव्यू शायद कंप्लीट हो जाए और उसके कुछ पैसे आ जाएं और फिर शायद प्रोग्राम जो है क्लोज को चला जाए। इसलिए कि वरना IMF को भी पता है कि जब तक उनका नया प्रोग्राम नहीं आता, पाकिस्तान ब्रिज नहीं कर पाएगा अपने डॉलर रिजर्व्स कि हम ये टाइम गुजार सकें। सो आई एम होपिंग कि ये कर सके। इसमें 2-3 चीज़ें, अभी भी $2 अरब का गैप है हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। बजट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं, वक्फा लेते हैं डॉक्टर साहब, और छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर आपके उम्मीद पास पर ही कायम है। हाँ, एक ब्रेक लेना।
कौमी बजट आने वाला है, उसके तनाजुर में साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब और माशी महक़िक़ सफ़ी आफ्ताब हमारे साथ हैं। खाकान साहब, मुझे एक कन्फ्यूजन ये है कि आलमी बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि जो नया माली साल है उसमें पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है बहुत ही ज़ोर मार लिया, तो GDP 2% से ज़्यादा मुमकिन नहीं, और उसकी ज़ाहिर है उन्होंने ठोस वजूहात दी हैं। हुकूमत बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और कल जो इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल का इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जी 3.5% ग्रोथ होगी अगले साल में, यानी आलमी बैंक और हुकूमत के आंकड़ों में 1.5% का पूरा फ़र्क है। ये इतना फ़र्क? जब हमने ये माली साल शुरू किया 53, तो अगर आप उसके एस्टिमेट देखेंगे जो गवर्नमेंट ने दिए तो उन्होंने कहा 5% ग्रोथ होगी। अब जब उन्होंने री एस्टिमेट किया तो वो 0.29% पे आ गया। जब माली साल शुरू किया तो गवर्नमेंट ने कहा 12% इन्फ्लेशन होगी, एवरेज अब 28 से 29% होगी। एक तो ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा टू फोरकास्ट के हो क्या रहा है। और ये नंबर्स इतने इस तरह बनाए जाते हैं बगैर इकोनॉमिक मॉडलिंग के, तो चूंकि ऐसा होता है तो हम हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक सा नंबर बेस्ड जो हमारी लीडरशिप्स चाह रही हो उस पर बेस करके बना देते हैं। सो एक तो ये बिल्कुल वन शुड बी क्लियर। अब जो अगली ग्रोथ है ना जी, वो डिपेंड करेगी अगर तो इकोनॉमी खुल गई। इससे मेरा मतलब ये है कि इकोनॉमी क्लॉग हुई है, आपने $6 अरब की इंपोर्ट को $3-4 अरब पे कर्ब किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। डॉलर है नहीं, अगर डॉलर आना शुरू हो गए, एक प्रोग्राम चल गया IMF का, तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी अनक्लॉग होगी, कुछ एक्सपोर्ट्स पिकअप करेंगी। अभी तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप ये क्यों हो रहा है? बिकॉज थोड़ा सा असर आपके पास फ्लड्स का भी है। सो इस सारे में तनाजुल में तो यही होना था। अगर यही कंटिन्यू किया तो फिर तो इकोनॉमी जो है शायद 3.5 भी ना ग्रो कर सके। अगर ये सिचुएशन तब्दील हुई और नई आने वाली हुकूमत ने एक मुआहिदा IMF के साथ सही कर लिया, डॉलर्स आना शुरू हुए, FX रिजर्व्स बिल्ड हुए, हमारी जो इस वक्त FX की पोजीशन है वो बेहतर हुई, थोड़ा सा करंट अकाउंट खसारा करने की गुंजाइश हुई सो दैट हम इंपोर्ट कर सकें और उसको फाइनेंस कर सकें, तो शायद 2-2.5% तक ग्रो कर सकेंगे। अदरवाइज हम बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ चलते चले जाएंगे। ये है एग्जैक्ट तनाजुल। ठीक है। अच्छा सफ़िया साहबा, अब है तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल, आप अच्छी तरह से जानती हैं, यूर रिसर्चर एंड पॉलिसी एनालिस्ट। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की और हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि हम हमेशा थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो मेरी नज़र में एक एटम बॉम्ब है। क्योंकि जितनी हमारी ग्रोथ हो रही है, GDP की मैं बात कर रहा हूँ, और ना होने के बराबर ही है हमारी ग्रोथ, और उससे मेरा ख्याल है कि 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से हमारी 3.6 आया ना, 3.6 वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली। तो अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को भी फैक्टर इन करें तो क्या पोजीशन आपको लगती है अगले साल 2 साल में? अगले साल या 2 साल की बात नहीं है जी, ये तो एक क्रॉनिक मसला है पाकिस्तान में कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए आपका ग्रोथ रेट कम से कम 5-6% साल का होना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये अगले साल या 2 साल की बात नहीं है। हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो बहुत ज़्यादा है, और हमारी इकोनॉमी उसको बिल्कुल जो नए लोग आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, जो लोग जवान हो रहे हैं, जो नई पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके लिए हर किस्म की सहूलियात की ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अगले कुछ साल भी रहेगा, और शायद ज़्यादा बुरा हो जाए, बल्कि एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा इसके असरात पड़ सकते हैं कि नौकरियां नहीं जनरेट होंगी। इकोनॉमी जब इतनी स्लोली ग्रो करेगी, बल्कि ग्रो ही नहीं करेगी, और तो फिर अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा ये ऐड कर दूं इसी सवाल के जवाब में कि ये बहुत कोई लाइटली बात नहीं है। 3.6
दुनिया में सबसे ज़्यादा, कम से कम किसी चीज़ में तो हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ये जो एस्टिमेशन या एस्टिमेशन जो भी आप कह लें जी, 3.6 2035 तक इस शरह से जो आबादी है पाकिस्तान की अगले 10 साल में 34 करोड़ का एस्टिमेट है। यानी आज जो पूरा एक साउथ कोरिया है वो अगले 10 साल में पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा एज फार एज पॉपुलेशन इंक्रीज इज कंसर्न। अब मसला ये है कि अब क्या करें। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको पता है गुर्बत कितनी है, तो 10 साल बाद भी गुर्बत की शरह इस मुल्क में 1% भी कम नहीं होगी, 40% पे जो है वो टिक कर रही होगी। और आगे बहुत ही एम्बिशियस एक चीज़ जिसका इतराफ़ किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो ये है कि अगर हमें गुर्बत कम करनी है से अबाउट 15%, तो उसके लिए कम से कम 6 से 8% ग्रोथ रेट इस साल से लेके 2035 तक रखना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जो कश्ती है इसमें ये सुराख कैसे बंद हो सकता है। जी सफ़े साहब। जी नहीं बंद हो सकता। मैं इसीलिए कह रही थी ना कि 6-8% आपको सस्टेन करना पड़ता है कम से कम 10-12 साल टू सी अप्रिशिएबल डिक्रीजेस इन पॉवर्टी, खास तौर पे जब इतनी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो। तो ये लग तो नहीं रहा कि जैसे ये हो सकता है। या तो आप अपना जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है जो बड़े साल से पाकिस्तान में कोई खास सीरियसली नहीं लिया गया, उसको आपको रिवाइव करना पड़ेगा। या फिर ये कि आप तालीम की शरह इतनी बढ़ाएं खास तौर पे औरतों में, क्योंकि उसका भी बड़ा असर पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स पे। तो जो आपके तालीम की शरह और सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर करने से भी फर्क पड़ता है। या फिर मीडियम टर्म में वो चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म में तो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो डिवाइसेस हैं, जो तरीके हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो आपको सप्लाई, अक्सर स्टडीज में यही पता चला है कि चीज़ सप्लाई प्रॉब्लम ऑल्सो, लोगों को अगर चाहिए भी होते हैं मिलता नहीं है, तो जी मिलता नहीं है, तो आपको मुहैया करना पड़ेगा। एंड दिस शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन एनी केस। बाय द वे, अगर हमारी ग्रोथ रेट अभी 10% भी होती ना, तो फिर भी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा एक प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। हाँ। नहीं, ये तो बिल्कुल आपसे मैं 100% में आपसे इत्तेफाक करूंगा कि ग्रोथ अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर होना चाहिए और बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर पता नहीं कितने हमने बार इस पर बात की है और कितने शोज किए। एक और सवाल, और अच्छा हाँ, इसमें भी कोई जो आपने अभी बात की है सर, अगेन एन एक्सीलेंट पॉइंट, के विमेंस एजुकेशन, और ये अगेन प्रूवन एक लिंक है। बांग्लादेश और बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे पास, इसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि वैसे ही हमारी फीमेल एनरोलमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की भी रेशो में वसत एक और लिस्ट है जिसमें हम तकरीबन टॉप पर ही हैं। और फिर कोविड और सैलाब के बाद तो और भी तबाही आई है। तो सफ़िया साहबा, एक और सवाल अब हम थोड़ा सा पूछते हैं कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, राइट, और मैं खैरात की बात नहीं कर रहा, मैं बैंक डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा कि यार शहजादा सलमान ने $2 बिलियन कहा कि यार अपने बैंक अकाउंट में रख लो शाहजेब, ताकि तुम्हारी थोड़ी क्रेडिट बेहतर लगे लोगों को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? अगर कोई बाहर से देख रहा है कि यार दुनिया में हमने कहीं इन्वेस्ट करना है और पूरी दुनिया खुली हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई नहीं चाहता कि इन्वेस्टमेंट ना आए उनके मुल्क में, पाकिस्तान को चूज करने का क्या फायदा है किसी के पास? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक एलिमेंट होता है जी, लेकिन कॉस्ट ऑफ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो रेगुलेशन का सिस्टम है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस मुल्क में किसी सप्लायर के साथ या किसी भी वेंडर के साथ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी कोई अहमियत होगी, वो ऑनर होगा। तो ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं। फिर पैसों का आना जाना, वो जो चैनल्स हैं वो खुले होने चाहिए आपके लिए। अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आप ठीक है, आप पैसे लाएंगे भी, लेकिन एट सम स्टेज आप पैसे निकालने भी चाहते हैं, तो
उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी फाइनेंस सफिया साहबा, एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड हम बातचीत को जारी रखते हैं, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी, हम बात कर रहे हैं कि बजट की आमद है, थोड़ा हम चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फ्रेंडली बजट दे, जैसा कि इसहाक डार साहब ने कहा है, या फिर उसे IMF को जहन में रखते हुए फिस्कल डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा ताकि पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों के गड्ढे में ना घुसे और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग हो। तो मेरा सवाल, आप हमारे दोनों जो गेस्ट हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर खाकान नजीब और सफ़िया आफ्ताब, मेरा आपसे सवाल ये है डॉक्टर साहब, आप माजी में रह चुके हैं वजारत ख़जाना के साथ, इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए कि आपको ये बजट बनाना हो, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, चॉइस आपके पास क्या होगी, व्हाट वुड यू रेकमेंड? और फिर मैं यही सवाल सफ़िया आफ्ताब साहब आपसे भी करूँगा। So I would like to make a Pakistan budget, right? अगर मैं सेंसिबली का बजट बनाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं कि मैंने IMF से अप्रूव कराना है, सो वो क्या होगा? पहले तो ये है कि आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बजट। पाकिस्तान ने अपनी 75 साल हिस्ट्री में कभी इतना मुश्किल बजट नहीं बनाया। अब आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान का जो फेडरल सिस्टम है उसमें रहते हुए जब पाकिस्तान को 1 जुलाई को, लेट से मैं कहता हूँ मैंने सारी पेमेंट्स आज करनी है अपने मार्कअप की, तो मैं 7500 से 8000 अरब, और आज मैंने अखबार में भी लिखा है, डॉन में भी लिखा है मैंने ये बात, दे दूंगा। तो ये देने के लिए मुझे 1000 अरब रुपया बोरो करना पड़ेगा, यानी कि मेरी नेट फेडरल रिसीट्स जो है वो 7000 भी नहीं होंगी और मुझे 7.5 से 8000 अरब सिर्फ अपने मार्कअप की मद में देना है। ठीक, मैंने 1000 अरब के करीब बोरो किया और मार्कअप दे दिया जो मेरे पास डेट खड़ा है। अब मैंने पेंशन्स देनी है, वेजेस देनी है, डिफेंस देनी है, डेवलपमेंट देनी है, मैंने अपनी ये जो है सब्सिडीज देनी है और ग्रांट्स देनी है। आई विल बोरो ईच एंड एवरी पेनी एंड पे दैट आउट। अगर मुझे ये समझ हो कि मेरे सामने ये सूरत हाल है जो मैं इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि ये जो ग्रोथ है इन सब एरियाज में, इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग सब्सिडीज, इंक्लूडिंग PSDP, इसको मैं कम से कम रखूंगा। मैं 5% से ज्यादा इनको ग्रो नहीं करने दूंगा। मैं नहीं रखूंगा 1100 का PSDP। डिफेंस को जो इस वक्त है उससे 5-8% बढ़ा के संभालूंगा। डॉक्टर साहब वो सब ठीक है, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि आपको इलेक्शन भी लड़ना है, तो आप क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल कंपल्शंस भी आपने सामने रखनी है ना। जी बिल्कुल। सो इफ यू गिव मी 2 मिनट मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और IMF भी पूरा करूंगा। सी ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इफ यू डू द बजट रिस्पांसिबली। सो ये जब मैं सब कर लूंगा तो फिर मैं जब सब्सिडीज उठाऊंगा जो मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर, गैस सेक्टर पे दी हुई हैं, जो मैंने पावर में दी हुई हैं, और उनको कॉन्सेंट्रेट करूंगा इनकम सपोर्ट में। मैं 350 से 700 अरब कर दूं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। मैंने जब मैं support program शुरू किया, I've always been a proponent of this program. It's a flagship program of Pakistan, reaches the homes of उन लोगों के घर पैसा पहुंचता है जो डिजर्विंग है। IMF आपको पैट ऑन द बैक देगा कि बहुत अच्छा काम किया है, आपने सारी जनरल सब्सिडीज काट दी हैं, इनकम सपोर्ट डबल कर दिया, वेरी गुड। दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि 15% की रिलीफ, रिस्पॉन्सिबल रिलीफ पेंशनर्स को और जो वेज अर्नर्स हैं उनको दूंगा, और प्राइवेट सेक्टर पे भी बोझ डालूंगा कि आप ये काम करें। तीसरा काम मैं ये करूंगा कि जो 25,000 की मिनिमम वेज है, आई थिंक दैट्स नॉट जस्टिफाइड टुडे, उसको 35,000 पे ले जाऊंगा। ये तो बिल्कुल 3 डायरेक्ट रिलीफ्स हैं। IMF भी एग्री करेगा, रिस्पॉन्सिबल भी है, लोग भी लाइक करेंगे और ये गवर्नमेंट भी पॉपुलर होगी। अपना आपने बहुत आसान कर दिया था। कसम से डॉक्टर साहब। तो एक मिनट आप मुझे और दें। अब आ जाएं आपकी टैक्स साइड पे। वहां पे मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट को ही टैक्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों पे टैक्स नहीं डाल रहा जो कि टैक्स नेट में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि रिटेल और होलसेल को मैं 3000 का लास्ट बजट में टैक्स लगे और वो ये कहें कि हम ये भी नहीं देना चाहते। मतलब देन यू गो टू IMF, देन यू गो टू द वर्ल्ड बैंक एंड बोरो मनी। इट इज योर डिसीजन। आप कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट नहीं लगाना चाहते तो होता क्या है, आप जहां पे बैठे हुए हैं कराची में, वहां पे PSH में तो 2.5 लाख इन्वेस्टर है, बाकी सारा पाकिस्तान और जो बाहर के भी लोग हैं वो लगे हुए हैं रियल एस्टेट में। यू गॉट ब्रेक दिस माइंडसेट और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें।
और थोड़ा सा जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है ना मुल्क की, उनको कहें कि थोड़ी सी इनहेरिटेंस टैक्स भी देना शुरू करें। इफ वी टेक दीज कॉल्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, ये हम रिपेयर कर देंगे। आई थिंक दैट इज द बजट आई वुड लाइक टू सी। तो आप कहेंगे ये सब डूएबल है। सफिया आफ्ताब साहबा, आप इसमें से इत्तेफाक करती हैं, इख्तलाफ करती हैं, आपकी क्या रेसिपी होगी? देखें जी, एक तो आई वुड हेट टू बी इन दिस पोजीशन राइट नाउ, लेकिन ये कि लेकिन दिस हैज टू बी एन ऑस्टेरिटी बजट। अभी आपके पास बिल्कुल वो स्पेस नहीं है कि आप पॉपुलिस्ट बजट प्रेजेंट करें। बेशक आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आई एग्री विद डॉक्टर खाकान के पीएसटीपी को आपको देखना पड़ेगा। टैक्सेशन यस, वही होगा कि आपको मेरे ख्याल से जो एक्टिव टैक्स लिस्ट पे हैं, टैक्स पेयर्स लिस्ट पे हैं लोग, उनको मजीद स्क्वीज करने के बजाय एग्रीकल्चरल टैक्स तो खैर प्रोविंशियल टैक्स होता है, लेकिन प्रोविंसेस पे कुछ प्रेशर अब बढ़ना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स अगेन प्रोविंशियल कलेक्ट होता है, लेकिन अगेन देयर शुड बी सम प्रेशर कि जी वो उसकी भी कलेक्शंस बढ़ें। बट आई थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बेसिकली लुक एट ऑल द एक्सपेंडिचर्स। सारे जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं बजट में, उनको ज़रा फाइन टूथ कॉम से देखना पड़ेगा, और जो सारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं वो काटने पड़ेंगे। पीएसटीपी वैसे ही बहुत कंस्ट्रेंड है, और जब पीएसटीपी कम होता है तो उस पर जो मुल्क की एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन करना पड़ता जी, वो तरक्याती स्कीमें आप नहीं करते तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, मीडियम टर्म भी होता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम आप नहीं वो पीएसटीपी का, खासतौर पे नई स्कीमें डालना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि नई स्कीमें क्यों डाली जाती हैं जब पुरानी स्कीमें कंप्लीट करने का के लिए पैसे बिल्कुल प्रेशर है ना। सारे मुंतखब अराकीन कहते हैं हमें स्कीमें, हमें फंड्स चाहिए, इलेक्शन सर पे आ रहा है, डिलीवर नहीं किया, अवाम नाराज है। एक सेकंड कमेंट है, लेकिन जी सफी साहब, तो जी एज आई एम सेइंग, मैं एक आपको अपना एक्सपेंडिचर बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, और टैक्स में नए लोगों को टैक्स करने की ज़रूरत है। अब आप ट्रेडर्स का पिछले 30 साल से मसला चल रहा है, लेकिन समहाउ वो टैक्स नहीं इम्पोज हो सकता। मेरे ख्याल से जो मुल्क के आजकल हालात हैं, अब सब जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं वो समझते हैं कि क्या सिचुएशन है। आप बेशक बहुत ड्रास्टिक टैक्सेशन से शुरू ना करें, लेकिन एक डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कुछ हुआ भी था और फिर वो रोल बैक हुआ, और हर बार यही होता है कि जब कोई डायलॉग शुरू भी होता है तो वो रोल बैक होता है। ये आपको एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टैंड फर्म एंड से कि जी जब सब लोग दे रहे हैं, सैलरीड लोग दे रहे हैं, कॉर्पोरेशंस दे रही हैं, सब दे रहे हैं, तो फिर आप भी दें। वेल्थ टैक्स आई थिंक इज लॉन्ग ओवरड्यू। बिल्कुल आप एग्रीकल्चरल जिनके लैंड्स हैं उनसे शुरू करें, लेकिन वो आई थिंक पॉलिटिकली बहुत ही मुश्किल है करना फॉर द टाइम बीइंग। आप if you can start a dialogue on that तो जरूर करें। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है, लेकिन ये सारी रेसिपीज हैं। आई एम सॉरी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारा सा काफ़ी चीज़ें। एक आखिरी कमेंट है बस कि जब बात करते हैं ना कि यार इलेक्शन होने वाली है, इलेक्शन भी तो लड़ना है, वोट्स भी तो लेने हैं, इसलिए पॉपुलर बजट देना है, क्या वाकई इलेक्शन लड़नी है यार? नहीं, नहीं, अभी देखो यार, नहीं, जिस तरह जा रहा है, हाँ, जिस तरह जा रहा है, दोनों पार्टीज जो है ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, दे आर एडमेंट कि इलेक्शन टाइम पे हो। सिर्फ फजल रहमान साहब थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, किसी और ने होने ना दिया तो अलग बात। मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या मतलब इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा इलेक्शंस का? ये तो, और अगर ऐसा ही लग रहा है, लग ऐसे रहना, और अगर ऐसा होगा तो फिर पॉपुलिस्ट होने का क्या फायदा है? यार मायूसी की बातें ना करें, मैं हकीकत पसंदी की बात बता दिया डॉक्टर खाकान ने कि हर मसले का हल कल मायूसी की। बाकी हम बजट पे हम कल भी बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।